हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, अप्रैल 18। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऐसी खबरें दूंगा जो देसी मीडिया पे आपको एक दो दिन बाद पता चलेंगी। तो सबसे पहले जनाब ट्रम्प साहब ने ऐलान किया है कि यूएस दोबारा से शिप बनाएगा, क्योंकि चाइनीज़ के बने हुए जो शिप्स हैं उन पर वो 3.5 मिलियन, जी हाँ, $3.5 मिलियन टैक्स लगाएंगे पर शिप जब वो अमेरिका लेकर आएगा। इस पर हम बात करेंगे। ट्रम्प साहब ने यह भी कहा है कि चाइना के साथ बहुत जल्दी डील हो जाएगी। उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे कैसे डील होगी इन हालात में। ट्रम्प साहब ने यह भी कहा है कि ईरान शुड नॉट हैव नो न्यूक्स। और अब सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है रोम में नेगोशिएशन का, उसकी भी बात करेंगे कि उसका क्या होने वाला है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ मज़हब का खेज़ कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जिन इन्वेस्टर को बुलाया गया है 1,000 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए, वो बेचारे तो बार्सिलोना में टैक्सी चलाते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं था, सब फ्रॉड है। और हमारे आसिम मुनीर साहब जो हाफिज़ कुरान है, उनको मैं हाफिज़ विस्की कहता हूँ, सबूत के साथ। मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैंने सबूत देखा है। उन्होंने कुरान की आयत जो कोट की वो भी गलत कोट की, आयत का नाम ही गलत बताया। आप हाफिज़ कुरान सोच लीजिए। बड़े घबराए, बड़े बौखलाए हुए हैं। और इमरान खान की बहन अलीमा खान वगैरह मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और उसके बाद जनाब ज़्यादा बात होगी कैनेडियन इलेक्शंस पे, क्योंकि डिबेट हुई थी कल। वो डिबेट किसने जीती है उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रम्प साहब की खैर खैरियत पूछते हैं कि ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि यूएस अब शिप दोबारा से बनाएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी कारोबारी चीज़ें होती हैं, यानी शिपिंग होती है कारोबार के लिए, उसमें से 90% के लिए समंदर रास्ता यानी शिप्स इस्तेमाल होते हैं। और ज़्यादातर इस वक्त जो कार्गो शिप्स है वो चाइना के बने हुए। तो ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि चाइनीज़ का बना हुआ कोई शिप गुड्स लेके अगर अमेरिका आता है तो $3.5 मिलियन पर शिप टैक्स लगेगा। तो आप सोचिए कि वो जो चीज़ें आएंगी $3.5 मिलियन देने के बाद वो कंज्यूमर्स को कितनी महंगी मिलेंगी। तो ट्रम्प साहब तो कंज्यूमर का सोच ही नहीं रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लोगों ने उसके टैरिफ नहीं पे की, पैसे नहीं पे करते, हमें यूज़ करते हैं, हमें अब्यूज़ करते हैं, तो मुझे वो सारे पैसे चाहिए और मैं अमेरिका को दोबारा से मालदार करना चाहता हूँ। बहरहाल ये ट्रम्प साहब कितने कामयाब होते हैं ये तो नहीं पता, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन 3.5 मिलियन पर शिप, ज़ाहिर चाइना बड़ा अपसेट है इस बात पे। और उसने कहा है कि भाई हम ऐसी चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। अब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जो शिप्स अमेरिका में बनेंगे उसमें जो गुड्स ट्रांसफ़र होंगी दुनिया भर में, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। कब बनेंगे शिप्स? वो कंपनी कायम करना चाहते हैं शिप बनाने के लिए। दूसरी जानिब ट्रम्प साहब से पूछा गया ईरान के बारे में, तो उन्होंने कहा ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्स। यानी बहुत ही उन्होंने यानी वाज़े तौर पे कह दिया। अब जनाब हो ये रहा है कि 10 साल पहले वियना में एक डील कट की थी ईरान ने और यूएस ने। और उस वक्त ये तय हुआ था कि ईरान अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर देगा, लेकिन अमेरिका जहाँ तक मुझे याद है $15 बिलियन ईरान को देगा, जिसमें से 5 बिलियन की अदायगी हो गई है ईरान को। फिर उसके बाद ये ट्रम्प साहब आ गए, डील ख़त्म हो गई थी फर्स्ट टर्म में। अब क्या हुआ है कि अब ट्रम्प साहब दोबारा से ईरान से नेगोशिएट कर रहे हैं। मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे कि हम ईरान की इंडस्ट्री पे हमला नहीं कर रहे, हमें ईरान से किसी चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है सिवाय न्यूक्लियस के, कि ईरान कैन नॉट बी अ न्यूक्लियर पावर। जिसके लिए बातचीत हो रही है वो पहले ओमान में मिले थे, वो कामयाब नहीं हुई। अब वो रोम में मिलने वाले हैं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक। जबकि ईरान को मैंने सुना, ईरान के जो रूहानी पेशवा है उन्होंने कह दिया भाई ये फजूल बातें हैं। और उन्होंने तो अंडरग्राउंड बना भी लिया। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि उसके ऊपर तो इसराइल का परचम ज़मीन पे रौनते हुए चले जा रहे थे जनरल साहब ईरान के एक। तो बहरहाल ईरान का मोटिव डिफरेंट है और ईरान चाहता है न्यूक्लियर पावर बनना, और उसका हक है। जब इसराइल न्यूक्लियर पावर हो सकता है तो ईरान क्यों नहीं हो सकता? ईरान इसराइल से पुराना मुल्क है, उसका हक है। बहरहाल वो डॉक्टर कदीर खान साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि वो ईरान गए थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 2000 में तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो ये बड़ी पुरानी बात है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं वर्कआउट हो सका ईरान का उस वक्त। बहरहाल अब ईरान चाहता है न्यूक्लियर पावर बनना, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्स नहीं हो सकते। ट्रम्प साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया। दूसरी जाने मैंने खबर दी थी लास्ट टाइम, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी तक कंफर्म नहीं है, कि एलोन मास्क जो है वो ज़रा दूर हो रहे हैं ट्रम्प साहब से। और मुझे लगता है कि इनकी जल्द ही अलहदगी होने वाली है। कम से कम आम तौर पे लोगों का यही ख्याल है
कि इनकी इनकी जो ये बिजनेस मैरिज है ये डिवोर्स पे ख़त्म होगी। और वो ट्रम्प साहब तो बड़ा भरोसा किए हुए हैं एलॉन पे कि वो ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब जनाब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैनेडियन इलेक्शन। हमारे फेडरल इलेक्शन 28 अप्रैल को हो रहे हैं, यानी 10 दिन बाद। इन 10 दिनों में क्या तब्दीली आएगी, पोल्स कैसे चेंज होंगे, मैं कोई प्रोजेक्शन आपको नहीं देना चाहता। हालांकि मैंने देखा कि देसी मीडिया पे प्रोजेक्शन शुरू हो गया है, यानी अभी से देसी मीडिया को इल्म हो गया कि किसकी कितनी सीटें होंगे, कौन से प्रोविंस से कौन कितना जीतेगा। ये महज प्रोजेक्शन है। आप 10 दिन पहले बहुत हार्ड है कि इतना प्रिसाइज प्रोजेक्शन दे दे। देखिए मुझे ऑलमोस्ट 49 ईयर्स हो गए कनाडा, मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, मैंने 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा भी है। मुझे अंदाज़ा है कि पोल्स चेंज होते हैं, लेकिन कितने चेंज होते हैं ये कोई नहीं कह सकता। इस वक्त बिल्कुल जो भी प्रोजेक्शन है वो मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये वाज़े तौर पे कहा जा सकता है कि लिबरल अभी तक लीड कर रही है, और ये भी वाज़े तौर पे कहा जा सकता है कि लिबरल जीत जाएगी इलेक्शन, मेजॉरिटी में जीतेगी। लेकिन ये कि कितनी कितनी सीटें आएंगी ये कहना काबिज़ वक्त है। अच्छा, कल यानी 17 अप्रैल को जो डिबेट हुई थी लीडर्स डिबेट की, उसमें एक बात आपने नोटिस की होगी कि कोई औरत नहीं थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कैनेडियन फेडरल लीडर्स की डिबेट और उसमें औरत ना हो। अनयूजुअल सी बात थी, लेकिन जो औरत कंडक्ट कर रही थी जैकी, मैंने उसको CFRB पे सुना, वो ये कह रही थी कि चारों लीडर को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, और जिस तरीके से मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है उनको रोक रही थी, उनको पसंद नहीं आ रहा था। बहरहाल ये बिसाइड द पॉइंट है। डिबेट अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी हीटेड डिबेट थी, एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन हॉट टॉपिक जो मैंने नोटिस किया वो दो चीज़ें थी, एक तो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, और दूसरा कार्बन टैक्स का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब हुआ ये कि हमारे अपोजिशन लीडर जो पियर पोलियर साहब हैं, वो हाउसिंग मिनिस्टर हुआ करते थे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में। सिंह साहब ने ये दावा किया कि उन्होंने जब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे तो सिर्फ 6 घर बनाए थे, जबकि वो बार बार कहते कि 200,000 हाउसिंग बिल्ड की थी। जब कार्नी साहब को मौका मिला बोलने का तो उन्होंने सिंह साहब की ये बात पिक की और कहा कि सिंह साहब सही कह रहे हैं कि भाई ये पियर पोलियर ने तो 6 घर बनाए थे। वो कहता रहा 200,000, लेकिन वो कार्नी साहब कल ने 6 घर बनाए थे और इनके पास कोई वाज़े प्लान नहीं है। जबकि कार्नी साहब ने अपना हाउसिंग प्लान के बारे में, अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान के बारे में ये बताया कि हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान है, हम चाहते हैं यंग लोग अपने हाउसेस, अपने घर ओन करें। हम ये करेंगे कि हम ना सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्ड करेंगे बट गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेंगे उसके साथ, जो मुझे समझ में आया। और वो बात कर रहे हैं कार्नी साहब 25 बिलियन और 10 बिलियन की, यानी लार्ज सम ऑफ मनी। वो बैंकर है, बिजनेसमैन है। जो मैं समझ सका हूँ उनके प्लान को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इजी फाइनेंसिंग देगी और प्राइसेस को कंट्रोल करेगी, यानी बिल्डर के साथ मिल के बिल्ड करेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट कम आएगी। अब देखिए, आम सी बात है कि जो बिल्डर एक घर बनाते हैं, अब फर्ज करें एक बिल्डर अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहा है, उसने उसमें 300 अपार्टमेंट बनाए और वो मार्केट में बेचता है मिलियन के, उसकी कॉस्ट अबाउट 600,000 आती है। बिग मार्जिन है इसमें। ज़ाहिर है मेरी ये फील्ड है, मुझे अंदाज़ा है, मैं भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो कार्नी साहब का प्लान मुझे ये समझ में आया कि अब गवर्नमेंट पार्टनर बनेगी बिल्डर के साथ, ताकि जो बिग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसे वो कमीशन कह रहे थे डिबेट में, वो कस्टमर्स को पास ऑन किया जा सके। लाइक यंग लोग जो लेना चाहते हैं उनको प्रॉफिट पास ऑन करके प्राइस कम की जाए, ताकि अफोर्डेबिलिटी हो जाए और फाइनेंसिंग को आसान बनाया जाएगा। ज़ाहिर है वो बैंकर है, उनको अंदाज़ा है कि किस तरीके से उसको आसान बनाया जा सकता है। देखिए, बहुत से लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 2 दिन पहले इंटरेस्ट रेट कट करेगी फेडरल बैंक, कनाडा के जो बैंक ऑफ कनाडा है। मैंने कहा था नहीं करेगा बैंक ऑफ कनाडा कट। लास्ट टाइम भी उन्होंने इसलिए कट किया था कि टैरिफ आ गई थी, वरना अभी वो होल्ड करना चाहते हैं। बैंक ऑफ कनाडा वॉच कर रहा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कार्नी साहब का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, ट्रूडो साहब का नहीं था। ट्रूडो साहब तो कहते थे भाई इंडिपेंडेंट है बैंक ऑफ कनाडा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कार्नी साहब का इन्फ्लुएंस है और मुझे यकीन है कि इंटरेस्ट रेट पे भी बात होगी। अब कार्नी साहब से हमारे अपोजिशन लीडर पियर पोलियर साहब ने एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया। उसने कहा लोगों को ये नहीं पता कि जो कार्बन टैक्स आपने कैंसिल किया है, जिसका आप क्रेडिट बार बार ले रहे हैं, आपने कंज्यूमर कार्बन टैक्स कैंसिल किया, आपने इंडस्ट्रियल कार्बन टैक्स कैंसिल नहीं किया। अब पियर पोलियर साहब ये कह रहे थे कि जब लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि कार्नी साहब ने इंडस्ट्रियल कार्बन टैक्स को ख़त्म नहीं किया, तो जो स्टील है, खुसूसन जो जो चीज़ स्टील से बनाई जाती है, वो महंगी हो जाएगी।
तो फ़ायदा कैसे हुआ आवाम को? मतलब वो कार्बन टैक्स पे पकड़ रहे थे इनको, जबकि कांडी साहब बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, मैंने तो पहले दिन कैंसिल किया और जो जो हमने वादा किया था पूरे किए। और वो बजिद थे हमारे अपोजिशन लीडर पियर पोलियर साहब कि ये जस्टिन ट्रूडो वाली तरीके की हुकूमत होगी, उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। अब चलें क्विकली हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज़ इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको आसिम मुनीर साहब ने बड़ा प्राउडली एड्रेस किया। और जनाब उन्होंने ये जहमत नहीं की कि उसमें कौन लोग आए, वो कोई इन्वेस्टर नहीं है, सब बोगस लोग थे। और इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने जो अपने वज़रा बाहर भेजे थे कि पकड़ पकड़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाओ, वो भी गार्बेज जमा करके ले गए। तो अब जैसे जैसे तहकीक हो रही है, पता चल रहा है उसमें से एक भी पैसे वाला नहीं है, बेचारे सब हैंड टू माउथ टाइप की चीज़ है। एक साहब बार्सिलोना में टैक्सी चलाते हैं, दूसरे साहब बार्सिलोना में एक छोटी सी जॉब करते हैं। जो लोग दूसरे मुल्कों से गए उनकी भी हालत पतली है, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे? और मज़े का खेल बात यह है कि हमारे हाफिज़ साहब, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने कुरान की एक आयत जो सुनाई, वो उसका भी नाम गलत बताया। मैं हमेशा कहता हूँ ना, हाफिज़ विस्की साहब जो है, अल्लाह इन पर रहम ही करे, अल्लाह रहम करे इन पर और पाकिस्तान पर रहम करे। तो और अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहनें कोर्ट चली गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान साहब को रिलीज़ किया जाए। दूसरी बड़ी ही बेवकूफ़ी की हेयरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी कि एक पुलिस वाले का एक दांत दो पीटीआई वर्करों ने तोड़ दिया, उस पर हेयरिंग हो रही है, उस पर बेंच बनी है। हमें इनके पास और कोई बेटर काम नहीं है। जबकि एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के हैं, उनकी हेयरिंग हुई, जिन पे इल्ज़ाम है कि 9 मई का वाक़या उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था करने के लिए। तो जो वीडियो पेश की गई वो 15 मई की और 12 मई की। तो अब क्वेश्चन ये है कि अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं कि भाई दूसरी वीडियो लाओ। 15 मई को मुबैना तौर पे वो लोगों को उकसा रहे हैं कि 9 मई का वाक़या करो, यानी 9 मई का वाक़या होने के बाद उकसा रहे। आई मीन उन्होंने, अफरीदी साहब ने अभी वो एडजर्न कर दी है हेयरिंग, क्योंकि उनको कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस किस्म की हरकतें कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। बदनाम हो रही है अदलिया पूरे पाकिस्तान में। अब तक के लिए इतने। अगले वीडियो में आपको इलेक्शन की फ्रेश न्यूज़ दूंगा और प्रोजेक्शन भी दूंगा आपको क्या होने वाला है, कौन कितनी सीटें लेगा। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।